नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 12 खाद्य संसाधनों में सुधार। हम सभी जानते हैं किसी जीवधारियों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन से हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवण प्राप्त होता है। इन सभी तत्वों की आवश्यकता से हमारी विकास, वृद्धि, स्वास्थ्य के लिए होती है। पौधे एवं जंतु दोनों ही हमारे जीवन के मुख्य स्रोत हैं, भोजन के मुख्य स्रोत हैं। अधिकांशतः भोजन पदार्थ हमें कृषि तथा पशुपालन से प्राप्त होते हैं। हम प्रायः समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि कृषि उत्पादन तथा पशुपालन को बढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं। आवश्यकता क्यों? हम वर्तमान उत्पादक स्तर पर ही क्यों नहीं निर्वाह कर सकते? भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है। हमारे देश में जनसंख्या 100 करोड़ 1 बिलियन से अधिक है। इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। इस बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए अधिक अन्न उत्पादन की आवश्यकता होगी। यह वृद्धि अधिक भूमि पर कृषि करने पर संभव होगी, परंतु भारत से पहले अत्यधिक स्थान पर खेती होती है। अतः कृषि के लिए एक अधिक भूमि की उपलब्धता संभव नहीं है। इसलिए सब फसल तथा पशुधन के उत्पादन की क्षमता को बढ़ाना आवश्यक है। अभी तक फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमारे प्रयास कुछ सीमा तक सफल रहे। हमें हरित क्रांति द्वारा फसल उत्पादित में वृद्धि की। इस श्वेत क्रांति द्वारा दूध उत्पादन बढ़ाया और अच्छा प्रबंधन भी किया। इन क्रांतियों की क्रिया से हमारी प्राकृतिक संपदाओं का बहुत अधिक उपयोग हुआ। इसके परिणाम स्वरूप हमारी प्राकृतिक संपदा को हानि होने के अवसर बढ़ गए, जिससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने का खतरा बढ़ गया। अंततः यह महत्वपूर्ण है कि फसल उत्पादन बढ़ाने में हमारे प्रयास पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने और कारकों को क्षति न पहुँचाए। इसलिए कृषि तथा पशुपालन के लिए शांतिपूर्ण प्रणालियों को अपनाने की आवश्यकता है। फसल उत्पादन में उन्नति। ऊर्जा की आवश्यकता के लिए अनाज जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। दालें जैसे चना, मटर, उड़द, मूंग, अरहर, मसूर से प्रोटीन प्राप्त होता है। और तेल वाले बीजों से सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, सरसों, असली सूरजमुखी से हमें आवश्यक वसा प्राप्त होता है। 12.1 सब्जियां, मसाले, फलें हमें विटामिन तथा खनिज, लवण, कुछ मात्रा में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट भी प्राप्त होते हैं। चारा फसलें जैसे विटामिन, जई, सूडान घास उत्पादन पशुधन के चारे के रूप में प्राप्त किया जाता है। विभिन्न फसलों के लिए विभिन्न जलवायु संबंधी परिस्थितियां, तापमान, दीर्घकाल की आवश्यकता होती है, जिससे उनकी समुचित वृद्धि हो सके, वह अपना जीवन चक्र पूरा कर सके। दीर्घकाल सूर्य का प्रकाश के काल में संबंधित होता है। पौधों में पुष्पन तथा वृद्धि सूर्य प्रकाश पर निर्भर करती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पौधे सूर्य के प्रकाश द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। कुछ ऐसी फसलें जिन्हें हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं, खरीफ फसल कहलाती हैं। 2 जून से आरंभ होकर अक्टूबर माह तक चलती है। कुछ फसलें शीत ऋतु में उगाई जाती हैं, नवंबर से अप्रैल माह तक होती हैं। इन फसलों को रबी फसल कहते हैं। धान, सोयाबीन, अरहर, मक्का, मूंग, उड़द और खरीफ फसलें आती हैं। गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी रबी फसलें हैं। भारत में सन 1952 से 2010 तक कृषि भूमि में 25% की वृद्धि हुई, जबकि अन्य की पैदावार में 4 गुना की वृद्धि हुई। पैदावार में यहाँ उन्नति कैसे हुई? यदि हम कृषि में शामिल प्रणालियों के विषय में सोचेंगे तो हम आपको 3 चरणों में बांट सकते हैं। सबसे पहले बीज का चुनना, दूसरे में फसल की उचित देखभाल, तीसरे में खेतों की उगी फसलों को सुरक्षा, कटी फसल को हानि से बचाना। इन प्रकार के फसल उत्पादन में सुधार की प्रक्रिया को प्रयुक्त विधियों द्वारा निम्न प्रमुख वर्गों में बांटा जा सकता है। फसल किस्मों में सुधार, उत्पादन प्रबंधन, सुरक्षा प्रबंधन। फसल की किस्मों में सुधार। फसलों का उत्पादन अच्छा हो या प्रयास फसल की किस्मों के चयन पर निर्भर करता है। फसल की किस्मों के प्रभेद के लिए विभिन्न उपयोगी गुणों का चयन प्रजनन कर सकते हैं। फसल की किस्मों के अच्छे गुणों को संकरण द्वारा डाला जा सकता है। संकरण विधि से विभिन्न आनुवंशिक गुणों वाले पौधों में संकरण करवाते हैं। यह संकरण अंतरस्पीशीय और अंतरवंशीय हो सकते हैं। फसल सुधार में दूसरी विधि
ऐच्छिक गुणों वाले जीन को डालना। इनके परिणाम स्वरूप आनुवंशिक रूपांतरण नए फसल प्राप्त होते हैं। चूँकि कृषि प्रणालियाँ फसल उत्पादन मौसम, मिट्टी की गुणवत्ता तथा पानी की उपलब्धता पर निर्भर करती हैं। चूँकि मौसम परिस्थितियाँ जैसे सूखा, बाढ़ पूर्वानुमान कठिन होता है, इसलिए ऐसी किस्मों को अधिक उपयोगी होता है जो विविध जलवायु परिस्थितियों में भी उग सकें। इस प्रकार की किस्में बनाई गई जो उच्च लवणीय मिट्टी में भी उग सके। किस्मों में सुधार के लिए कुछ कारक हैं। फसल उत्पादन प्रबंधन। अन्य कृषि प्रबंधन देशों में समान भारत में कृषि छोटे छोटे खेतों को लेकर बहुत बड़े फार्म तक होती है। इसलिए विभिन्न किसानों के पास भूमि, सूचना, तकनीकी उपलब्ध कम अधिक होती है। संक्षिप्त में धन अथवा आर्थिक परिस्थितियों में किसान को विभिन्न कृषि प्रणाली तथा कृषि तकनीकों को अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। योगदान। उच्च निवेश फसल उत्पादन में सह संबंध। इस प्रकार किसान की लागत क्षमता, स्वतंत्रता फसल तंत्र तथा उत्पादन प्रणाली का निर्धारण करती है। इसलिए उत्पादन प्रणालियों का भी विभिन्न स्तर की हो सकती हैं। बिना लागत उत्पादन, अल्प लागत उत्पादन तथा अधिक लागत उत्पादन प्रणालियाँ इनमें सम्मिलित हैं। पहला, पोषक प्रबंधन। जैसा हमें विकास, वृद्धि, स्वस्थ रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही भोजन के लिए, वृद्धि के लिए पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। पौधों में पोषक पदार्थ हवा, पानी, मिट्टी से प्राप्त होती हैं। पौधों के लिए अनेक पोषक पदार्थ आवश्यक हैं। हवा में से कार्बन तथा ऑक्सीजन, पानी से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा शेष अन्य पोषक पदार्थ मिट्टी से प्राप्त करते हैं। इन पोषकों से कुछ अधिक मात्रा में चाहिए, इसलिए इसे बृहद पोषक कहते हैं। शेष पोषकों की आवश्यकता कम मात्रा में होती है, इसलिए इन्हें सूक्ष्म पोषक भी कहते हैं। हवा, पानी, मृदा से प्राप्त होने वाले पोषक। खाद में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है तथा मिट्टी में अल्प मात्रा में पोषक प्रदान करते हैं। खाद को जंतुओं तथा अपशिष्ट तथा पौधों के कचरे से अपघटन से तैयार किया जाता है। खाद मिट्टी को पोषक कार्बनिक पदार्थों से परिपूर्ण करती है और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है। खाद में कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा मिट्टी की संरचना में सुधार करती है। इसके कारण रेतीली मिट्टी में पानी को रखने की क्षमता बढ़ जाती है। चिकनी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा पानी को मिलाने में सहायता करती है, जिससे पानी एकत्रित नहीं होता है। खाद के बनने हम जैविक कचरे का उपयोग करते हैं। इसके उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग की आवश्यकता नहीं होती है तथा इस प्रकार से पर्यावरण संरक्षण में सहयोग मिलेगा। खाद पर बनने की प्रक्रिया। विभिन्न जैव पदार्थों के उपयोग के आधार पर खाद को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। उर्वरक व्यावसायिक रूप से तैयार पादप पोषक है। उर्वरक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम पदार्थ प्रदान करते हैं। इनके उपयोग के अच्छी कार्य की वृद्धि होती है और स्वस्थ पौधों की प्राप्ति होती है। अधिक उत्पादन के लिए उर्वरक का भी उपयोग होता है, परंतु अधिक दृष्टि से ये महंगे पड़ते हैं। उर्वरक का उपयोग बड़े ध्यान से करना चाहिए। इनके दुरुपयोग के लिए इनकी खुराक की उचित मात्रा, उचित समय तथा उर्वरक देने से पहले उसके बाद में सावधानियों को अपनाना चाहिए। उदाहरण के लिए कभी कभी उर्वरक अधिक सिंचाई के कारण पानी में बह जाते हैं और पौधे उनका अवशोषण नहीं कर पाते हैं। उर्वरक की अधिक मात्रा जल प्रदूषण का कारण बनती है। कार्बनिक खेती करने की वह पद्धति जिसमें रासायनिक उर्वरक, कीटनाशी, शाकनाशी का उपयोग बहुत कम बिल्कुल नहीं होता है। इस पद्धति में अधिकाधिक कार्बनिक खाद अपशिष्ट पदार्थ का पुनः चक्रण, जैविक कारक जैसे नील हरित शैवाल का सर्वाधन जैविक उर्वरक बनने का उपयोग किया जाता है। नीम की पत्तियों तथा हल्दी का विशेष रूप से जैविक कीटनाशकों के रूप में खाद संग्रह में प्रयोग किया जाता है। कुल फसलीकरण पद्धति में मिश्रण खेती, अंतर फसलीकरण तथा फसल चक्र आवश्यक है। ये फसल तंत्र कीट, पीड़क तथा खरपतवार को नियंत्रित करते हैं और पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। सिंचाई। भारत में अधिकांशतः खेती वर्षा पर आधारित होती है। अधिकांश क्षेत्रों में फसल की उपज समय पर मानसून आने वाले वृद्धि काल में उचित वर्षा होने पर निर्भर
करती है, इसलिए हमें वर्षा कम होने पर फसल उत्पादन कम होती है। फसल की वृद्धि कम काल में उचित समय पर सिंचाई करने से संभावित फसल उत्पादन की वृद्धि हो सकती है। इसलिए अधिक कृषि भूमि को संचित करने के लिए बहुत से उपाय किए जाते हैं। भारत में अनेक स्रोत हैं। विभिन्न प्रकार के जलवायु उनकी परिस्थितियों में भिन्न प्रकार की सिंचाई विधियां पानी के स्रोतों को उपलब्ध के आधार पर अपनाई जाती हैं। इन स्रोतों के कुछ उदाहरण कुएं, नहरें, नदियां, तालाब हैं। फसल पैटर्न अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए फसल उगाने की विभिन्न विधियों का उपयोग करते हैं। मिश्रित फसल दो अथवा दो से अधिक फसलों को एक साथ एक खेत में उगाते हैं, जैसे कि गेहूँ, चना, गेहूँ, सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी। इससे हानि होने की संभावना कम होती है, क्योंकि फसल के नष्ट होने पर भी फसल उत्पादन की आशा बनी रहती है। अंतरा फसलीकरण में दो अथवा दो से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में निर्दिष्ट पैटर्न में उगाते हैं। कुछ पंक्तियों में इस प्रकार फसल उगाते हैं कि एकांतर में स्थित दूसरी पंक्ति दूसरे प्रकार के फसल उगाते हैं। इस उदाहरण सोयाबीन, मक्का, बाजरा, लोबिया। फसल का चुनाव इस प्रकार करते हैं कि उनकी पोषक तत्वों की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न हो, जिससे पोषकों का अधिकतम उपयोग हो सके। फसल सुरक्षा प्रबंधन खेतों में खाद खरपतवार, कीट, पीड़क तथा रोगों से प्रभावित होती हैं। यदि समय रहते खरपतवार पीड़क नियंत्रित नहीं किया जाए तो वे फसलों को हानि पहुंचा सकती हैं। खरपतवार कृषि योग्य भूमि अनावश्यक पौधे होते हैं जो कोकरू व मेथा। ये खरपतवार भोजन स्थान तथा प्रकाश के लिए स्पर्धा करते हैं। खरपतवार पोषक तत्व मिलाते हैं, जिससे फसलों की वृद्धि कम हो जाती है। इसलिए अपनी पैदावार के लिए प्रारंभिक अवस्था में ही खरपतवार को खेतों से नष्ट निकाल देना चाहिए। खरपतवार, कीट तथा रोगों का नियंत्रण कई विधियों द्वारा किया जा सकता है। इनमें से सर्वाधिक प्रचलित विधि पीड़कनाशी रसायन का उपयोग है। इसके अंतर्गत शाकनाशी, कीटनाशी तथा कवकनाशी आते हैं। इस रसायनों के फसल के पौधों के छिड़काव अथवा बीज पर मिट्टी के उपचार के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन इससे अधिक उपयोग से बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे कि पौधे में जानवरों के लिए विषैले हो जाते हैं और पर्यावरण प्रदूषण के कारण बनते हैं। अनाज का भंडारण कृषि उत्पादन के भंडारण से बहुत सी हानि हो सकती है। हानि जैविक कारक, कीट, कृंतक, कवक, चिंटी, जीवाणु। इस हानि से जैविक कारक भंडारण के स्थान पर उपयुक्त नमी या ताप अभाव है। ये कारण उत्पादन की गुणवत्ता को खराब कर देते हैं, वजन कम कर देते हैं, अंकुरण करने की क्षमता कम कर देते हैं, उत्पादन को बदनाम कर देते हैं। ये सब लक्षण बाजार में उत्पन्न कीमत को कम कर देते हैं। इन कारणों को नियंत्रित करने के लिए उचित उपचार और भंडारण का प्रबंध होना चाहिए। पशुपालन पशुधन प्रबंधन को पशुपालन कहते हैं। इससे अंतर्गत बहुत से कार्य भोजन देना, प्रजनन, रोगों का नियंत्रण, जनसंख्या वृद्धि, रहन सहन स्तर वृद्धि में काढ़ों, अंडों, दूध, मांस की खपत भी बढ़ रही है। पशुधन के लिए मानवीय व्यवहार के प्रति जागरूकता होने के कारण पशुधन खेती में कुछ नई परेशानियां भी आ गई हैं। इसलिए पशुधन उत्पादन बढ़ाने में उससे सुधार की आवश्यकता है। पशु कृषि पशुपालन में दो उद्देश्य हैं। पशु देने वाले कृषि कार्य के लिए पशुओं को पालना। भारतीय पालतू पशु की ओर से मुख्य स्पीशीज गाय, भैंस, दूध देने वाले मादाओं के दुधारू पशु कहते हैं। दुधार उत्पादन पशु के दूध स्राव के काल पर कुछ सीमा तक निर्भर करता है, जिसका अर्थ बच्चे को जन्म पश्चात दूध उत्पन्न कर समय काल। इस प्रकार दूध उत्पादन दुग्ध स्राव काल को बढ़ाने से बढ़ सकता है। लंबे समय तक दूध स्राव काल के लिए विदेशी नस्लों जैसे जर्सी, ब्राउन स्विस चुनाव करते हैं। देसी नस्लों में रेड सिंधी, साहिवाल के रोगों में प्रतिरोधक क्षमता वाली बहुत अधिक होती हैं। इन नस्लों में संकरण कराया जाता है। ऐसी संतति प्राप्त होती है जिससे दोनों अच्छे गुणों होंगे।
दूध देने वाले पशु के आहार आवश्यकता दो प्रकार की होती है। एक प्रकार के आहार जो उसके स्वास्थ्य को अच्छा बनाए और दूसरा वह जो दूध उत्पादन को बढ़ाए। इसकी आवश्यकता दुग्ध स्राव काल के समय होती है। पशु आहार के अंतर्गत आते हैं ए मोटा चारा, बी सांद्र जिसमें रेशे कम होते हैं, प्रोटीन तथा अन्य पोषक तत्व अधिक होते हैं। पशु को एक संतुलित आहार आवश्यकता होती है जिससे उचित मात्रा में सभी पोषक तत्व होते हैं। ऐसे तत्वों को अतिरिक्त रूप से सूक्ष्म पोषक तत्व भी मिलाए जाते हैं जो दुधारू पशुओं के स्वस्थ रहते तथा दूध उत्पादन को बढ़ाते हैं। मुर्गी पालन अंडे तथा कोकून मांस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मुर्गी पालन किया जाता है। इसलिए कुक्कुट पालन में उन्नत मुर्गी की नस्लें विकसित की जाती हैं। अंडों के लिए अंडे देने वाली मुर्गी का पालन किया जाता है। मांस के लिए ब्रोयलर को पाला जाता है। अंडों तथा ब्रोयलर का उत्पादन। ब्रोयलर सोजों की अच्छी वृद्धि तथा दर की अच्छी आहार दक्षता के लिए विटामिन के प्रचुर आहार मिलते हैं। उनकी मृत्यु दर कम रखने तथा उनके पंख तथा मांस की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। उन्हें ब्रॉयलर के रूप में उत्पादित किया जाता है तथा मांस में प्रयोजन के लिए विसर्जन किया जाता है। ब्रॉयलर की आवास, पोषण तथा पर्यावरण आवश्यकताएं अंडे देने के कुक्कुटों से कुछ भिन्न होती हैं। ब्रॉयलर के आहार में प्रोटीन तथा वसा प्रचुर मात्रा में होते हैं। कुक्कुट आहार में विटामिन ए तथा विटामिन के की मात्रा भी अधिक रखी जाती है। जीवाणु, विषाणु, कवक, परजीवी तथा पोषणहीनता के कारण मुर्गियों में कई प्रकार के रोग हो सकते हैं अतः सफाई स्वच्छता विशेष ध्यान रखना चाहिए। मत्स्य उत्पादन। हमारे भोजन में मछली प्रोटीन का एक समृद्ध स्रोत है। मछली उत्पादन में प्रयुक्त मछलियाँ कवकीय मछलियाँ जैसे प्राण मोलस्का सम्मिलित है। मछली प्राप्त करने की दो विधियाँ, एक प्राकृतिक स्रोत और दूसरा स्रोत पालन। मछली के जल स्रोत समुद्री जल तथा ताज़ा जल है। अलवरीय जल नदियों में मछली संवर्धन समुद्र ताजे जल में पारिस्थितिक तंत्रों में किया जाता है। समुद्री मत्स्य। भारत में समुद्र मछली संसाधन 7500 किलोमीटर समुद्री तट, इसके अतिरिक्त समुद्र की गहराई तक है। सर्वाधिक प्रचलित मिट्टी समुद्री मछलियाँ पामफ्रेट, मार्करल, टूना, सरराइज, ब्लैकहेड। समुद्री मछलियाँ पकड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के जलों का उपयोग मछली पकड़ने के नाव वाले से किया जाता है। सैटेलाइट प्रतिध्वनि गंभीरता मापी से खुले समुद्र में मछलियों के बड़े समूह का पता लगाया जाता है। इन सूचनाओं द्वारा उपयोग कर मछलियों का उत्पादन बढ़ाया जाता है। भविष्य में समुद्री मछलियों का भंडारण कम होने की अवस्था में इन मछलियों की पूर्ति संवर्धन के द्वारा हो सकती है। इन प्रणाली को समुद्र संवर्धन कहते हैं। अंतःस्थलीय मत्स्यिकी। ताज़ा जल के स्रोत नाली, तालाब, पोखरों, नदियों सारे जल संसाधन जहाँ समुद्री जल ताज़ा जल मिश्रित होते हैं जैसे कि नदी तथा लेगून भी महत्वपूर्ण मत्स्य भंडारण है। जब मछलियों का ग्रहण अंतःस्थलीय वाले स्रोतों पर किया जाता है तो उत्पादन अधिक नहीं होता है। इन स्रोतों से अधिकांशतः मछली उत्पादन जल संवर्धन द्वारा प्राप्त होता है। विभिन्न मछली संवर्धन में समस्या यह है कि इनमें से कई मछलियाँ केवल वर्षा ऋतु में ही चलन करती हैं। यहाँ तक कि मत्स्य भिंड देश में नस्ल से लिए जाते हैं जो अन्य स्पीशीज से भिंडों के साथ मिल सकते हैं। अतः मछली संवर्धन के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले डिंबों का उपलब्ध न होना है एक गंभीर समस्या है। मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी शहद सर्वत्र उपयोग होता है अतः इसे मधुमक्खी पालन का उद्यम एवं कृषि उद्योग बन गया है। चूँकि मधुमक्खी पालन से पूंजी निवेश कम होता है इसलिए किसान इसे धनार्जन का अतिरिक्त संसाधन मानते हैं। शहद के अतिरिक्त मधुमक्खी के छत्ते एवं मोम के बहुत से अच्छे स्रोत हैं। मोम का उपयोग औषधि तैयार करने में किया जाता है। रासायनिक स्तर पर मधु उत्पादन के लिए देसी किस्म की मक्खी एस्पिस सेरोना इंडिका, एस्पिस डोर्सेटा
का प्रयोग इटालियन मक्खी की प्रजाति का प्रयोग मधु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अंततः व्यावसायिक मधु उत्पादन इस मधुमक्खी का प्रायः उपयोग किया जाता है। आपने क्या सीखा?